नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम फैक्ट्स पर। इस वीडियो में हम लोग भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भूकंप के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो पहला प्रश्न है, प्रत्यास्थ पुनश्चरण सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ज्वालामुखी की, चक्रवात की, भूकंप की या फिर भूकंप एवं ज्वालामुखी की? तो प्रत्यास्थ पुनश्चरण सिद्धांत जो है आपको भूकंप के विषय में बताता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? होम्स ने, रीड ने, जॉली ने या फिर डेली ने? तो प्रत्यास्थ पुनश्चरण सिद्धांत का प्रतिपादन रीड महोदय ने किया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है? भूकंप विज्ञान, तापमान, ज्वालामुखी या फिर दबाव एवं घनत्व? तो आंतरिक संरचना के विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए सबसे प्रमुख स्रोत है भूकंप विज्ञान। अगला प्रश्न है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र या फिर इक्लोजाइट? तो विषय हमें बताना है भूगर्भ के विषय में, तो क्या आंसर आएगा? भूकंप केंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बता रहा है भूकंप मूल यानी कि फोकस के विषय में बताना है आपको। तो क्या होता है? जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है, भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। तो अधिकेंद्र किसे कहते हैं? भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? अंतः केंद्र, मूल केंद्र, उत्केंद्र या फिर मध्य केंद्र? तो भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहेंगे हम? उत्केंद्र, जो कि पृथ्वी की सतह पर स्थित होता है। अगला प्रश्न है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं गौड़ तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक तरंगे या फिर प्राथमिक एवं गौड़ तरंगे? तो धरातलीय तरंगे किसे कहते हैं? एल तरंगों को, यानी कि लव वेव्स को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, दीर्घपृष्ठीय या फिर क्षितिजीय? तो सर्वाधिक क्षति के लिए जिम्मेदार होती हैं हमारी दीर्घपृष्ठीय तरंगें, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है। समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं सहभूकंप रेखा कहलाती है। भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। तो सही नहीं है पूछा गया था, यानी भूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, ये गलत है कि इनका जो आकार है वो अनियमित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। रिक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल होता है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। इनमें से कोई नहीं। बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला क्या है? रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है, सही है बिल्कुल। रिक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, ये भी सही है, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डी, यानी इनमें एक भी गलत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सर्क, सुनामी, स्केल या फिर कैम? तो अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को, समुद्र में उत्पन्न लहरें क्या कहलाती हैं? सुनामी। अगला प्रश्न, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? ज्वालामुखी, चक्रवात, भूकंप या प्रतिचक्रवात? तो मुख्य कारण कौन होगा सुनामी का? भूकंप।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के सर्वाधिक लगभग 63% भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी या फिर हिंद महासागरीय पेटी? तो कहाँ पे सर्वाधिक भूकंप आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। अगला प्रश्न है, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? ज्वार भित्ति, सिचेस लहरें, सदाशिव या फिर सुनामी? तो महासागर या सागर में उत्पन्न लहरें क्या कहलाती हैं? सुनामी। अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जर्मन, पुर्तगाली, जापानी या फिर चीनी? तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। अगला प्रश्न, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंग को सुनामी कहते हैं? मैक्सिको, जापान, ब्रिटेन या फिर न्यूजीलैंड? तो अभी हमने पढ़ा था कि ये जो सुनामी शब्द है कहाँ का है? जापान का, तो वहीं पे इन्हें कहा जाएगा सुनामी, जापान। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरें कौन सी हैं? पी, एल, एस या इनमें से कोई भी नहीं? तो तरल पदार्थों से ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरें कौन सी होती हैं? एस। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? वायु की आर्द्रता, वायु का वेग, भूकंप की तीव्रता या फिर तरल का घनत्व? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग क्या के लिए करते हैं हम लोग? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सागरीय तरंगों को, ज्वार भाटे को, भूकंपीय तरंगों को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सिस्मोग्राफ किस लिए लाया जाता है प्रयोग में? भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? नदियां, भूकंप, पर्वत या फिर ज्वालामुखी? सिस्मोग्राफी किसके लिए होता है? भूकंप के लिए। अगला प्रश्न, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समभूकंप रेखा, सहभूकंप रेखा, समताप रेखा या फिर समदाब रेखा? तो सही उत्तर होगा सहभूकंप रेखा। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है? समभूकंप रेखा, सहभूकंप रेखा, आइसोपाइकनिक रेखा या आइसोगोनल रेखा? सही उत्तर हो जाएगा इसका सहभूकंप रेखा। देखें उसमें कुछ गलत हुआ क्या? समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं समभूकंप रेखा। दोस्तों इसको सही कर लीजिएगा, पहले वाले का उत्तर होगा समभूकंप रेखा। कह रहा है समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समभूकंप हो जाएगी, और जहाँ पर भूकंप एक साथ अनुभव किया जाएगा वहाँ पर सहभूकंप हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है नियमित, अनियमित, वृत्ताकार या फिर एक रेखीय? तो समभूकंप रेखा का आकार कैसा होता है? अनियमित होता है। अगला प्रश्न है, भूकंप का कारण है भूपरिभ्रमण, टेक्टोनिज्म, भूघूर्णन या फिर अनाच्छादन? तो भूकंप का कारण क्या होता है? टेक्टोनिज्म। अगला प्रश्न है, अग्नि वलय यानी कि सर्किल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का आता है लगभग कितना प्रतिशत? 68%, 40%, 30% या फिर 25%? सही उत्तर होगा इसका 68%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है? ज्वालामुखी, अपक्षय, अपरदन या फिर सुनामी? सही उत्तर हो जाएगा सुनामी। कहाँ आती है? महासागरों, सागरों में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है? भूकंप, चक्रवात, बवंडर, प्रभंजन? अननुमेय मतलब इसका अनुमान नहीं लगा सकता, तो कौन सी है? भूकंप। भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन,
यूरोपीय प्लेट के नीचे अफ्रीकी प्लेट का अवगमन, एशियाई प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट का अवगमन, या फिर पैसिफिक प्लेट के नीचे अमेरिकी प्लेट का अवगमन। तो सही उत्तर होगा दोस्तों एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र, फोकस, प्रकाश मंडल, या फिर भूकंपी जोन। तो भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहा जाता है? बताइए। सही उत्तर होगा अधिकेंद्र। अगला प्रश्न, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के मापने की सीमा क्या है? 1 से 15, 1 से 5, 1 से 7, या फिर 1 से 12। तो अधिकतम तीव्रता कितनी नाप सकते हैं हम लोग? 1 से 12। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। धन्यवाद।